गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में आपको क्या बताए थे? वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 280 280 में है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। पहला जो वित्त आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी। अब तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। अभी लेटेस्ट 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। बता दिए थे वित्त आयोग संवैधानिक पद है या नहीं है? संविधान में अगर चर्चा है तो संवैधानिक पद है। वित्त आयोग एक संवैधानिक पद है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्य में करों का बंटवारा कर। अमूमन किसी भी राज्य को कितना परसेंट लौट के मिल? 42%। हालांकि वित्त आयोग ने सिफारिश किया था कि 44% लौटाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने वित्त आयोग के बात को पूरी तरह से न मानते हुए कह दिया कि हम केवल 43% ही लौटाएंगे। उसके बाद फिर 1% घटा के कितना कर दिया? 42%। अभी के वित्त आयोग कौन है? एन.के. सिंह। कितना साल कार्यकाल होता है? 5 साल क्या होता है? कार्यकाल होता है। यह एक संवैधानिक पद है, किंतु विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को इसमें से कुछ छूट मिलता है और उन्हें जरूरत के हिसाब से 42% से भी ज्यादा मिलता है। साथ ही किसी भी योजनाओं में ज्यादातर योगदान किसका होता है? केंद्र सरकार। 90% पैसे कौन दे देता है? केंद्र सरकार। इस वजह से विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को मिला रहता है उन लोगों को अपने यहाँ विकासात्मक कार्यों को करने में उतना दिक्कत नहीं होता है। बिहार को अब तक विशेष राज्य मिला है? वर्तमान सरकार ने विशेष राज्य के दर्जे को ही समाप्त कर दिया, बल्कि उसके जगह क्या दिया जा रहा है? विशेष पैकेज। अब ये विशेष पैकेज की आपको समस्या बताए थे, पैसा देगा, गिनवा देगा, यही काम कर दीजिएगा। इस वजह से क्या होता है? दिक्कत होता है। तो अगर सरकार कहती है कि सरकार को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी कहना चाहिए कि हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है, उसी चीज पर पैसे लिया जाए। जैसे बिहार में एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ जो भी एजुकेशन लड़का करता है अपने दम पर करता है। बाकी कोई ऐसा यूनिवर्सिटी बताइए जिसको लेकर आप इंडिया लेवल पे उतरा सकते हैं कि नहीं हमारे यहाँ का ये यूनिवर्सिटी है? कोई यूनिवर्सिटी? अरे अच्छा, पढ़ाई तो बहुत सपने की बात है। पहले सेशन तो टाइम से चलाए सब। ये सब पढ़ाई तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, सेशन टाइम पे नहीं हो पाता है। जबकि ना क्लास में कोई पढ़ने जाता है यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर एक आध यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए तो दिन रात खाली रहता है। उसके बादों का सेशन लेट हो जाता है। ये करमपुर नहीं समझे? हर जो यूनिवर्सिटी लेट आगे लगा तो करमपुर यूनिवर्सिटी जो आ गया उसका करम फूटना यहाँ फिक्स है। आगे देखते हैं। आगे देखा जाए, वित्त आयोग वगैरह सब बता ही दिए थे आप लोग को। राज्य का संचित निधि भी बताए थे आपको। कुछ आर्टिकल भी बोले थे याद रखने के लिए। 265 बिना संसद की अनुमति कोई भी टैक्स नहीं लिया जा सकता। 266 संचित निधि किसके पास जमा रहता है? आरबीआई के। सरकार जो भी खर्च करती है कहां से करती है? संचित निधि से करती है। आकस्मिक निधि में 30,000 करोड़ रुपए है। बाबू मेरे, 30,000 की जगह आप 1 लाख करोड़ रख सकते हैं। ये सरकार की इच्छा है। हमने मैक्सिमम वैल्यू तो बताया ही नहीं, हम तो मिनिमम बता रहे हैं। कितना होना चाहिए? 500 करोड़। और उसको लग रहा है, नेट पे सर्च किया होगा कि अभी आकस्मिक निधि में 30,000 करोड़ है। 30,000 करोड़ तो बहुत बच्चों वाला अमाउंट होता है देश के लिए, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मिनिमम की बात कर रहे हैं। मिनिमम कितना? मैक्सिमम में आप पूरा संचित निधि डाल दीजिए पूरा का पूरा डाल दो संचित निधि, उसका क्या दिक्कत है? आगे देखते हैं। 267 में क्या था? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि हम बताइए विशेष राज्य कितना था? बताइए विशेष राज्य 275, विशेष राज्य 275, वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280।
इतना तक बता दिए थे, पीडीएफ भी मिल गया होगा। भाग 12 में किसकी चर्चा है? वित्त। समिति लिख दिया ना, संपत्ति होना चाहिए। वित्त संपत्ति, भाग 12 जो लिखा है ना, समिति लिख दिया, वहां क्या होना चाहिए? संपत्ति। संपत्ति मतलब पैसा रुपया, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया। हो गया, उसको थोड़ा सा सुधार लेंगे आप लोग। विशेष राज्य 200, विशेष राज्य 275। विशेष राज्य की जगह अभी क्या मिलने लगा? विशेष पैकेज। क्या मिला है? विशेष पैकेज। अब इसी भाग में आता है 292, 293, 297 और 300 का क। ये तो जाना पहचाना लग रहा होगा आपको। 300 का क जाना पहचाना है कि नहीं है? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कहां भेज दिया? अब 312, 292 या 293 में क्या है? विदेशी ऋण। विदेशी ऋण यहां कहा गया है केंद्र सरकार क्या कर सकता है? विदेश से ऋण ले सकता है। केंद्र क्या कर सकता है? विदेशी ऋण ले सकता है। विदेशी ऋण को लिया जा सकता है। ऋण मतलब क्या होता है? लोन। और यहां कहा गया है कि राज्य सरकार भी क्या कर सकती है? विदेशी ऋण को ले सकती है। दोनों के दोनों क्या ले सकते हैं? विदेशी ऋण को ले सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो विदेशी ऋण लेती है उसके लिए केंद्र सरकार को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। जब राज्य सरकार ऋण लेती है तो उसके लिए वो किसकी अनुमति लेती है? केंद्र। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई विदेश से ऋण ले रही है तो उसे अनुमति की जरूरत नहीं है, जबकि राज्य सरकार ले रही है तो अनुमति की जरूरत है। इसका रीजन ये है कि राज्य सरकार अगर ऋण ले या केंद्र सरकार ऋण ले, उस ऋण को चुकाया जाता है संचित निधि से। किसे? संचित निधि से। और संचित निधि पर किसका अधिकार होता है? संसद। आरबीआई रखने का जगह है रे बकलोलवा का, आरबीआई का। हमारा बैंक में पैसा है तो पैसा बैंक का है। पूरा गधा है सब। बैंक तो आपको एक रखने का जगह देता है, कर आरबीआई का है संचित निधि। आरबीआई मतलब क्या चीज है? बैंक का एक थोड़ा सा सिक्योरिटी ज्यादा रहती है, वो भी इंडिया की सिक्योरिटी लेवल सबसे नीचे है। पूरे वर्ल्ड की बैंकिंग सिस्टम में इंडिया का सिक्योरिटी लेवल बहुत अच्छा में नहीं गिना जाता है। प्रति सेकंड यहाँ साइबर क्राइम होता है, पर सेकंड यहाँ साइबर क्राइम होते रहता है। हालांकि आरबीआई इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, 4 लेयर की सिक्योरिटी देता है आपको। लेकिन ऐसा लोल है कि 4 लेयर का सिक्योरिटी दूसरे को थमा देते हैं। आपके एटीएम पे देखिएगा 16 डिजिट का नंबर होता है जो एटीएम कार्ड नंबर होता है। 4 अक्षर का पिन जो आपको याद किए रहते हैं। 3 अक्षर का पीछे सीवीवी नंबर वो स्टिकर साट के लिखा रहता है। इस सब के अलावे आपके मोबाइल पर ओटीपी बैल चारों का चारों दे देता है। हालांकि किसी को अगर आपका एटीएम कार्ड मिल जाता है तो उसको 2 चीज तो इजीली मिल जाता है, 16 अक्षर का आगे और पिछवा स्टिकर चिपका के सीवीवी नंबर। समझ में यही नहीं गया। लेकिन कभी भी बैंक वाला फोन किया कि आपका ये काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कभी मत करिए। क्योंकि सबसे ज्यादा आरबीआई सख्त आदेश देता है किसी भी कस्टमर को सबसे ज्यादा फैसिलिटी उसका होम ब्रांच दे, ना कि बाहरी ब्रांच। आप कभी भी जाइएगा, जिस ब्रांच में आपका खाता रहेगा ना वो आपको बहुत रेस्पेक्ट से बात करेगा। लेकिन कुछ कुछ बैंक है जिसमें कोई रेस्पेक्ट नहीं होता है। लेकिन डिपेंड, एसबीआई में भी बहुत रेस्पेक्ट होता है। अब आप कौन जी स्कॉलरशिप का फॉर्म खोलने चल जाएंगे, एसबीआई का एक जो ब्रांच है ना वो मिनिमम लगता है 5,000 करोड़ का। एक ब्रांच है 500 करोड़ का। तो हम एक आदमी से मिले थे, उनका सबसे छोटा ब्रांच था। सर मेरा तो बहुत छोटा ब्रांच है, 500 करोड़ रुपया है। हम कह रहे भाई 500 करोड़ को एकदम ऐसा बोल रहा है जैसे मिड डे मील का खिचड़ी लेके आ रहा है। अब जिसके ब्रांच में 500-600 करोड़ का रुपया रहा है उसमें आप स्कॉलरशिप का फॉर्म खोलने ले जाएंगे 600 रुपया का, तो कौन चीज खोज रहे हैं? आपको दीवान पलंग पे बैठा है। चलिए देखिए ध्यान से। तो बैंक जो होता है आपका होम ब्रांच आपको बहुत सारा फैसिलिटी देता है। कोई भी ऑफर आएगा या कोई भी सिक्योरिटी मतलब अपडेट होगा, सबसे पहले कौन देगा? आपका होम ब्रांच। होम ब्रांच तो आपको बहुत सारी सुविधा दे सकता है जिसका कोई हद नहीं। मतलब एक ना बियॉन्ड लिमिट जाके आपको लूज चेक दे देगा।
लूज चेक उस चेक को कहते हैं, एक कॉमन चेक होता है, जो चेक भरा जाता है ना, उस चेक में देखिएगा शुरुआत के डिजिट जो होते हैं आपका बैंक का कोड होता है, बैंक का कोड होता है। अब उसके बाद होता है आपका खाता संख्या, तो 4 अक्षर लास्ट का आपका क्या होता है, खाता संख्या होता है 5 अक्षर का, ठीक है। बाकी क्या होता है, बैंक का कोड होता है। तो किसी भी बैंक के पास ना खूब ज्यादा चेक रखा रहता है, उसमें केवल क्या रहता है, बैंक कोड लिखा होता है, और अगवा का जगह यह खाली होता है। आपके मैनेजर को इतना अधिकार है कि आपका एटीएम गायब हो गया, आपका पासबुक वगैरह सब चीज गायब हो गया, सब चीज चेक वोक सब गायब हो गया, और आपको इमरजेंसी में पैसा निकालना है, तो क्या करेगा वो अपने हाथ से, यहाँ पे तो बैंक का कोड रहेगा ही, और आपके अकाउंट का अंतिम 5 अक्षर वो अपने हाथ से यहाँ लिख देगा, 5 गो चेक का, और वो आपको दे देगा। इसको कहते हैं लूज चेक। इतना अधिकार होता है आपको लूज चेक का। लेकिन इंडिया में ना जब जोन होगा तो फोनवा पे बोलेगी सब, वो ओकरे से चल जाता है। यहाँ पर इस सब चीजों पे मत रहिएगा, अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। आप लोग में भी कई लोग हो गए। हाँ, आजकल एक नया आ गया है कि पेटीएम पर आपको 2000 का क्या लगा, कैशबैक आया है, कैशबैक आ गया है। आप मतलब कुछ 25 लाख का आ गया है। अरे यार, आजकल के लोग जो हो गए ना, बिना मेहनत किए लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं। गजब हाल है यहाँ पे। कबो को एगो हमरे पे दे रहा था दुकानची, एक बार बहुत पहले आया था, 20-25 लाख का हमरे पास भी आया था। 20-25 लाख आप कमा के रखिएगा, नहीं समझे हम। लेकिन नहीं, लोग को चाहिए शॉर्टकट। जाइए, एक तो हमारे रिलेटिव में महिला थी, बहुत तेज बनती थी, रिश्तेदार में नहीं होते हैं शॉर्टकट, तो बहुत अपने आप को तेज बनती थी। ओकर अकाउंट से 1.5 लाख गायब हो गया, अब एकदम शांत रहती है। 1.5 साल पहले गायब है, लेकिन अभी एकदम शांत रहती है। बैंक वगैरह वाला चीज में आपको आरबीआई सिक्योरिटी देती है, लेकिन आप कहेंगे आ बैल मुझे मार, तो बैल को मारने में क्या जाता है, 4-4 डिजिट का आप क्या लेके रखे, 4-4 लेयर का सिक्योरिटी लेके रखे, उसके में भी क्या गायब हो गया, तो आपकी गलती है कि नहीं है। ओटीपी वगैरह नहीं शेयर करना चाहिए। और भी बहुत सारा चीज कर रहे हैं सर, नया नया आपका एक तरीका आ गया है सब करने का, चोर इस सब का। ओटीपी कभी किसी को नहीं शेयर करना चाहिए। ओटीपी कुछ हो जाए, पिताजी को भी मत शेयर कीजिए, क्या पता उनके यहाँ से मिसयूज हो जाए। अपने से ओटीपी भरना चाहिए, हालांकि जब आप अनजान लोगों पे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आरबीआई का भारत का संचित निधि पर जो भी विदेशी ऋण है वो डायरेक्ट इम्पोज हो जाता है। तो केंद्र सरकार के अधीन आता है भारत का संचित निधि। संचित निधि की चर्चा किसमें है, 260, हाँ 266 में, किसमें है, 266 में। लेकिन राज्य सरकार लोन लेके भाग जाएगा ना, तो पैसा किससे लिया जाएगा, संचित निधि से। और संचित निधि किसके अंडर में आता है क्या, अब समझ में आ रहा है आपको कि केंद्र सरकार से अनुमति क्यों लेना जरूरी है। पता चला बिहार सरकार जाके लोन लेके चला है 2 लाख करोड़ का, अब देवे ना करे, क्या कर लेगा। आओ तो देख, तो हम आओ तो नहीं, बिहारी हो लो, हम ले ले तो आओ ले, तब का वर्ल्ड बैंक झगड़ा करने आएगा, किसको पकड़ेगा, हाँ केंद्र सरकार को पकड़ेगा। लाइए यहाँ पर आपका जो है संचित निधि, इसमें से हम निकाल लेते हैं। तो कोई भी राज्य अगर टैक्स लेने जाता है, विदेश से ऋण लेने जाता है, तो उसको किससे पूछना पड़ता है, केंद्र सरकार से। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट को भी कई मूलभूत चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने बिहार की अगर बात करें तो स्कूल ऐसा ऐसा रहता है कि पढ़ाई से ज्यादा ध्यान इंसान को छत पर रहता है कि गिर मत जाए खोपड़िया पर। ऐसा ऐसा भी बिहार में क्या चीज है, स्कूल है। स्कूलिंग व्यवस्था तो पूछिए मत, हमारे यहाँ का एकदम अपने चरमो उत्कर्ष पर है। सरकारी स्कूल का मतलब दुर्दशा इतना बुरा है, क्या कहा जाएगा। 297, अब देखते हैं 292 या 93 समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। अब अगला कौन सा था, नहीं राज्य सरकार का, हाँ सब जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दोगे। 97 में क्या है, यहां देखिए ध्यान से, चलिए अब इधर ध्यान से समझिए। कहना ही लोग कहा कि राज्य सरकार क्यों जाती है विदेश से ऋण लेने के लिए, केंद्र सरकार को बोलती और केंद्र सरकार जाके लोन लेकर आता। दिक्कत ये होता है कि हमारे यहाँ जरूरी नहीं कि जो राज्य, जिस पार्टी की सरकार राज्य में है उसी पार्टी की सरकार केंद्र में हो।
हमारे यहाँ कभी भी राजनीति में देश या राज्य सर्वोपरि रहा ही नहीं, हमेशा से सर्वोपरि पार्टी रही है। जो कुछ काम करेगा हमारी पार्टी ने ये किया, समझ में आ गया कि नहीं? क्या कुछ करेगा हमारी पार्टी ये कही। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको मतलब राज्य सरकार केंद्र को कहे तो केंद्र अपना लोन ला ही सकती है, कि राज्य सरकार भेजती है, बाकी केंद्र से बस क्या ले लेती है, अनुमति एक गारंटर के तौर पर बना देती है। 297 में कहता है कि ऐसी सारी संपत्ति जो आपके जमीन से मिलती है, आपके घर से, जो बहुमूल्य होगी, जैसे आपके खेत घर में से सोना का खदान निकल जाए, 4 कुंटल सोने निकल जाए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो किसका हो जाएगा? सर क्लास का ओटीपी क्यों नहीं आता है? बैल कहीं का, और तुम जब जिस समय एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो उस समय तो ओटीपी पहुंचता ही है। हाँ, नोटिफिकेशन को ओटीपी बोल रहा है। अब तुमको कौन सी का नोटिफिकेशन दिया जाएगा बार बार? गधा कहीं का, सबको पता है तुम लोग को नोटिफिकेशन दिया गया था, कोई गधन को नोटिफिकेशन चाहिए, कहीं ने कौन सी का नोटिफिकेशन लेंगे लोग यहाँ पर? क्लास जब पहले से बता दिया जाता है कि कब खुलेगा कब बंद रहेगा, तो बीच बीच में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। खुलने से पहले तो आया ही होगा नोटिफिकेशन, तो उससे क्या मतलब आप लोग को, एप्लीकेशन वाले को कि शाम में आया कि दिन में आया? आप खुद से जान सिंसियर रहिए, इतना जिम्मेदारी अपना भी उठाया कीजिए, नहीं तो आप भी जाएंगे खाली हाथ। देखिए, आपके खेत से या घर से कोई भी बहुमूल्य चीज मिलेगा, जैसे सोना मिल गया, चांदी मिल गया, किसी के जमीन के नीचे से पूरा हैंडपंप से पेट्रोले गिरने लगा, जितना बहुमूल्य चीज है, अगर ये सब चीजें मिलती हैं तो वो सारी की सारी किसकी हो जाएगी? केंद्र सरकार की। सरकार में भी किसका? केंद्र सरकार का। राज्य सरकार मुंह देखेगा चुपचाप, जाल ले गई सोना, समझ में आई ना? किसी अब बिहार में मान के चलिए किसी का 4 बीघा का खेत है और उसके नीचे यूरेनियम मिल गया, माचिस मार के भड़का देगा, वो कौन लेके चला जाएगा? केंद्र सरकार लेकर चली जाएगी। जितना भी यूजफुल बहुमूल्य चीज मिलेगा सब किसका हो जाएगा? केंद्र। लेकिन जितना अवैध चीज मिलेगा उस व्यक्ति का हो जाएगा। घर में दारू मिल गया, तोरा है, नहीं समझ? जितना भी गैर कानूनी चीज, हथियार मिल गया, तुम्हारा है। जितना खतरनाक चीज मिल गया, बम बारूद मिल गया, तुम्हारा है। खतरनाक चीज, पत्नी मिल गई, तुम्हारा है। तो जितना खतरनाक चीज है वो सब किसका है? आपका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसमें लिखा है? 297 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जितना बहुमूल्य चीज है वो सब केंद्र सरकार का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? देखिए, आप लोग की चर्चा संविधान में भी है, सब जगह चर्चा है कि नहीं है? तो खतरनाक सारा चीज किसका है? केंद्र सरकार का। अरे बकलोल का। जिसका जमीन है उसकी सारी खतरनाक और अवैध चीज किसका रहेगा? जमीन मालिक का। लेकिन उसमें से जो भी बहुमूल्य चीज मिल गया वो किसका हो जाएगा? केंद्र सरकार का हो जाएगा। इसमें समझ में आ गया कि नहीं गया? जमीन इसमें लिखने की तो कोई जरूरत नहीं, इतना से समझ ही जाएंगे आप लोग। अगला है आपका 300 का क। 300 का क आपको पहले से पता है। पत्नी खतरनाक चीज होती है, पता नहीं, कौन शादीशुदा आदमी से मिलना, बेचारा तुमको डरवा देगा पूरा। जिसका शादी नया नया हुआ रहेगा वो नहीं, 2-3 साल जिसका हो गया है ना, उससे पूछो खतरनाक चीज है कि नहीं है, बेचारा तुमको हमेशा तुमको रोते हुए मिलेगा वो। केंद्र सरकार रुपया देने के लिए मना कर देगी तब नहीं बाबू, नियम कानून होता है, ऐसा थोड़ी होता है घर मुंह उठा के चल जाएंगे केंद्र सरकार के पास। संविधान के हिसाब से ही देश चलता है। इनका कह रहा है कि केंद्र सरकार विदेश से पैसा ले लेगी, अब लौटेबे नहीं करेगी, तब तो वो जो विदेश वाला लोन देता है ना, तो मोर्गेज कराता है। मोर्गेज, आगे बढ़ जाए। मोर्गेज मतलब सोचते हैं किसी चीज को उससे उसके बदले गिरवी रखवाता है। भारत सरकार को लोन देगा ना, तो कोई सड़क है, जैसे गांधी सेतु है, बिहार सरकार को अगर लोन चाहिए तो गांधी सेतु बनवाना है, नया पुल बनाना है, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए, हालांकि 1600 करोड़ में नया बन रहा है गांधी सेतु, 1650 करोड़, इस 1650 करोड़ में नया गांधी सेतु। कौन कंपनी बना रही है? मधुकोण बना रही है, एसपी सिंगला। 2 मेन कंपनी है बिहार में कॉन्ट्रैक्ट में, एसपी सिंगला और मधुकोण, ये 2 बड़ी कंपनी है। तो अगर इनके पास, बिहार सरकार के पास लोन नहीं है,
और ये 2000 करोड़ लोन किससे ले आए? वर्ल्ड बैंक से, कि हमको दे दीजिए, हमको गांधी सेतु बनवाना है। अब पैसा नहीं देंगे ना तो गांधी सेतु कौन रख लेगा? वर्ल्ड बैंक। अगवा एगो टोल प्लाजा बना देगा, जिसको जाना है उससे वसूलते रहेगा, ले आओ ले आओ ले आओ, 10 साल में वसूल के वर्ल्ड बैंक चला जाएगा वहां। और नहीं जाएंगे तो वर्ल्ड बैंक आपकी संपत्ति वगैरह बहुत नौटंकी करता है वर्ल्ड बैंक। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक इतना आराम से करेगा। फिर आईएमएफ आएगा, बेल आउट पैकेज देगा, वो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हो जाता है। फिर आगे क्या प्रक्रिया होती है आईएमएफ से लोन लेने में, आईडीए से लोन लेने में और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में। जिसने आईएमएफ से लोन लिया समझिए वेंटिलेटर पे जी रहा है वो देश। जैसे अभी पाकिस्तान और श्रीलंका किससे लोन लिए हुए आईएमएफ से लोन लेने का मतलब हो गया किस पे चल गया वो? वेंटिलेटर पे। अब कभी इनका सांस क्या हो सकता है? अटक सकता है, आखिरी सांस में दिया जाता है उसको। 300 के कम में आपको पहले पढ़ा दिए थे कि इसमें संपत्ति का अधिकार था। हालांकि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था। संपत्ति का अधिकार किसमें था? 31 में था, 31 में। लेकिन उसे क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संशोधन करके कहां भेज दिया गया? 300 का क में। जब वह 31 में था तो मूल अधिकार था, और अभी क्या है? कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार। अतः संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका भाग संख्या 12। कौन सा हो गया? 12। 13 किसी काम का नहीं। भाग संख्या 12 समझ में आ गया? भाग 12 कहां से कहां तक शुरू है? 264 से 300 का क। 300 बोलिए या उसी में आ जाएगा 300 का क। अब इसके बाद कौन सा होगा? 13 में। अब इसके बाद क्या चल रहा है? भाग संख्या 13। तो और खतरनाक है। कह रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार वहां सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाएगी। किसके थ्रू खड़ी हो जाएगी केंद्र सरकार? अटॉर्नी जनरल। राज्य सरकार किसके थ्रू खड़ी होती है? केस कौन लड़ता है? अटॉर्नी जनरल लड़ते हैं केस वहां पे। तो अटॉर्नी जनरल वहां पे आके क्या करेंगे? केस लड़ेंगे। कहेंगे कि अभी हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है, और जो समस्या बिहार की है वैसी वैसी समस्या बहुत राज्यों की है, तो अपना एक्सक्यूज गिना देंगे। तो ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो केंद्र सरकार की वैल्यू को ज्यादा देखता है, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा रहती हैं। आगे बढ़ जाए। भाग संख्या ये कौन सा था? 12। एस्टिमेट क्या चीज? देखिए, एस्टिमेट केंद्र सरकार के पास वही पैसे लौट के जाते हैं जिसे राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाती है। अब इसमें समस्या ये है कि केंद्र सरकार जब एक्स्ट्रा पैसे देती है ना तो अपने हिसाब से एस्टिमेट बना देती है कि हमको ये चीज को आपको करना है। अब केंद्र सरकार के पास समस्या समझिए, केंद्र सरकार के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर रहता है कि आप अपने यहाँ प्रदूषण को कम कीजिए, पेड़ पौधों को ज्यादा लगाइए, ग्रीनरी को ज्यादा लगाइए। रामसर सम्मेलन में भारत सरकार घूम के आती है, वहां उठो देता है कि आपके यहाँ इतनी जमीन पर क्या होनी चाहिए? नमी वाला होना चाहिए, पोखरा तालाब होना चाहिए। तो भाई केंद्र सरकार को टारगेट दे दिया गया कि आपको इतना पोखरा बनवाना है, इतना पेड़ लगवाना है, इतना सियार घोड़ा बैल पालना है, ये सब उसको टारगेट दे दिया। केंद्र सरकार के पास अपना खुद का जमीन है नहीं है, तो किसी न किसी राज्य सरकार के थ्रू करेगी। बस वो क्या करेगी? राजनीतिक फायदा भी हो जाता है। 5000 करोड़ दिए हम किसको? बिहार सरकार को। सियार पालिएगा। वो अपना टारगेट पूरा कर रहा है क्योंकि इंटरनेशनल वादा करके आया है कुछ, अब वहां दे दिया बिहार सरकार को। देखिए बिहार सरकार खोज खोज सियार खरीदे तो खर्चे नहीं करती है सरकार, और उसका टाइम भी बाउंडेशन होता है, इतने दिन के अंदर आपको करना है, वापस चल जाता है। अब राजनीति में फायदा हो जाता है, मीडिया वाला 20 कन्याएं उठेंगी सब। नमस्कार, मैं 20 कन्या बोल रही हूँ, देखिए बिहार की दुर्दशा क्या हो गई है। बिहार सरकार 5000 करोड़ खर्च नहीं कर पाई। अरे सचुरी तू नहीं, कौन ची के लिए दिया था तोरा पता है? सियार खिलाएगा आदमी बैठ के बिहार में? आदमी का हालत सियार से नीचे जा रहा है यहाँ तो ये सब राजनीतिक फायदा हो जाते हैं इसके। व्हाट इज टैक्स? देखो गधा को टैक्स से नहीं पता है। टैक्स आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। टैक्स एक तरह का कानूनी भुगतान होता है, एक लीगल पेमेंट होता है जिसे आपको हर हाल में करना ही करना है।
ये 99% लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं जिसे उन्हें पता ही नहीं चलता है, और 1% लोग जो हैं जो इनडायरेक्ट तो देते ही देते हैं, साथ में डायरेक्ट भी दे देते हैं। तो ये लोग बहुत ज्यादा टैक्स को कंट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें वही लोग आते हैं जो साल में 5 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले, लेकिन सब बचा के निकल जाते हैं लोग। आगे बढ़ जाए, अब चलते हैं भाग संख्या किस पर, 13 पर। भाग संख्या किस पर, 13। हाँ हाँ, 42 में SC/ST का आरक्षण है। हाँ हाँ, आप जब हम आपको आर्टिकल 46 पढ़ाए थे और जब 14 पढ़ा रहे थे उस वक्त आप क्लास किए थे नहीं ना? अरे यार, तुम्हारा जो पूछ रहे हैं वो बताओ, उस समय क्लास किए थे नहीं किए थे ना? तो तुमको हमेशा दिक्कत रहेगा, बैठ जाओ। तुम्हारा क्वेश्चन एकदम जेन्युइन है, तुम फंसे भी होगे, जेन्युइन होगे, लेकिन जो रूल रेगुलेशन है आप क्लास किए नहीं। पैराशूट लैंडिंग करके आ रहे हैं भाग 12 पे, क्वेश्चन फंसेगा भाग 4 में, हम काय को लौट के जाने जाएंगे? आपको हम सबको समझाए थे कि 2 तरह का भेदभाव होता है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 13 कहता है कि आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और 14 कहता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है। जैसे महिलाओं को आरक्षण, तो इस तो संविधान के हिसाब से सब बराबर है, लेकिन ये क्या, ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब ओकरा क्वेश्चन फसल है, ओकरा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पता नहीं है, बीच में क्या किया है, पैराशूट लैंडिंग। पैराशूट लैंडिंग करने के बाद यहाँ आके उसको क्वेश्चन फंस गया। आगे देखते हैं भाग संख्या 13। ये आपके किसी काम का नहीं है। भाग 13 में ये नियम कानून, फाइन, दंड वगैरह, जुर्माना वगैरह लगाने के रिलेटेड है, इसमें आपको किसी काम का नहीं है। भाग संख्या कौन सा, 13। इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, पढ़ेंगे तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगा आपको, मतलब किसी काम का ये नहीं है। जैसे फाइन वगैरह लगाना होता है ना, ये सब आपके काम का नहीं होता है। भाग 14 और 14 का एक क्या है, इंपॉर्टेंट है। भाग संख्या कौन इंपॉर्टेंट है, 14। इसमें बहुत जरूरी है लोक सेवा आयोग, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन, संघ मतलब यूनियन, एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट। लोक सेवा आयोग को कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसे एक हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, और एक होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ में गया? अब ये यूनियन यानी संघ तो एक ही है, संघ क्या है, एक ही है, लेकिन स्टेट तो ससुरा 28 गो स्टेट है। अब कोनो एक नाम रख देगा पीसीएस, प्रीवेंसरी, मतलब प्रीवेंसरी मतलब क्या होता है, राज्य, प्रिंसरी मतलब क्या होता है, राज्य, सिविल सर्विसेज, पीसीएस नाम रख देगा। अब कोई क्या रखेगा, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जिसका मन, अब झारखंड को रख गया जेपीएससी रख देगा, राजस्थान को रखना होगा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएएस रख देगा। कहने का सेंस है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब 28 गो स्टेट अपने अपने हिसाब से नाम रख देता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूपी वाला क्या रखता है, यूपी पीसीएस, अब बिहार में बीपीएससी, झारखंड में जेपीएससी, और राजस्थान में आरएएस। बात वही है कि दोनों कहना क्या चाह रहा है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। किसी भी राज्य को बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उसकी नियुक्ति होती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, और केंद्र सरकार जो भी बड़ी जिम्मेदारी देता है उस अधिकारियों की नियुक्ति कहां से करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कहां से करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। किससे करता है, यूपीएससी से करता है। और राज्य सरकार किससे करती है, अपनी स्टेट पीसीएस से। पीसीएस भी होता है प्रिवेंशनली सिविल सर्विसेज, मतलब राज्य सिविल सेवा आयोग। इसके बारे में हम समझते हैं, इसको मिटा दे, ये तो नाम समझ गए अलग अलग। यहाँ पे आर्टिकल संख्या 312 में बोलता है कि राज्य लोक सेवा जो अखिल भारतीय सेवा, कौन सी सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, इसकी चर्चा किसमें है, आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 में है। यहां आपको 3 नौकरी समझना पड़ेगा। एक नौकरी होती है ऑल इंडिया सर्विस, जिसे कहते हैं अखिल भारतीय सेवा।
दूसरी नौकरी होती है केंद्रीय सेवा और तीसरी होती है राज्य सेवा। एक हो गई आपकी ऑल इंडिया सर्विस, एक हो गई सेंट्रल सर्विस, एक हो गई स्टेट सर्विस। पहला कौन हो गया? ऑल इंडिया सर्विस। हिंदी में क्या कहेंगे? अखिल भारतीय सेवा। हिंदी लिख देते हैं अखिल भारतीय, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। एक होता है केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा मतलब केंद्र की नौकरी। एक होती है राज्य सेवा। कौन सी सेवा? राज्य सेवा। देखिए ये दो चीज काफी सिंपल है, ये दोनों केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा। इसमें थोड़ा सा समस्या ये जो अखिल भारतीय सेवा होती है इसकी जो नियुक्ति होती है यानी इसका एग्जाम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो इसकी सैलरी और जॉब देता है वो कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। इसी में आता है आपका यूपीएससी। यूपीएससी के अंडर में जितने भी पोस्ट है, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, ये जितना भी टाइप का नौकरी हो इसमें, तो यूपीएससी किस में आता है? अखिल भारतीय सेवा में। जैसे आईएएस का एग्जाम कौन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको किसी ना किसी स्टेट का कैडर डिप्यूट करके भेजेगी कि आप इस स्टेट में जाइए, उस स्टेट से आप सैलरी ले लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? अब कोई भी सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में, सारे लड़कों का सिलेक्शन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नौकरी करने के लिए अलग अलग राज्य में क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। अलग अलग जब राज्य में जाएंगे तो उस राज्य सरकार से कहा जाएगा कि आप इसे क्या दे दीजिए? सैलरी दे दीजिए। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। बहुत सारे लोग जैसे हिमाचल प्रदेश से थे, मनु महाराज वगैरह, समझ में आ गया क्या? वो कहाँ पे नौकरी कर रहे हैं? बिहार से। महाराष्ट्र के बहुत तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी शिवदीप पलांडे फिर से बुलाए गए बिहार में, डीआईजी रैंक पर लाए गए हैं वहां पे। तो उनको नियुक्ति कौन किया? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बिहार में नौकरी करेंगे, सैलरी कौन देगा? सेंट्रल। अब इनका पावर पूरे अखिल भारतीय होता है। अभी उठा के भेज देगा कहां पर? केरला। केरला से उठा के कहां भेज देगा? आसाम। कहीं भी भेज सकता है अखिल भारतीय सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा में नियुक्ति कौन करता है? हाँ, और सैलरी कौन देता? स्टेट गवर्नमेंट। बाकी ये सब में कोई दिमाग नहीं लगाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में नियुक्ति कौन किया? सेंट्रल। सैलरी कौन देगा? सेंट्रल। जैसे एसएससी नियुक्ति कौन किया? सेंट्रल गवर्नमेंट। नौकरी कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सैलरी कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवे नियुक्ति कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सैलरी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पूरे सेंट्रल में भेज देगा कहीं पे भी। सेना, आर्मी नियुक्ति कौन किया? सेंट्रल गवर्नमेंट। और नियुक्ति करने के बाद सैलरी कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बिहार पुलिस नियुक्ति कौन किया? सैलरी देगा कि नहीं देगा कोई ठीक नहीं है देगा, राज्य सरकार सैलरी देती। टीचर्स का जो पोस्ट होता है, टीचर, सरकारी टीचर, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्र। और सैलरी कौन देता है? राष्ट्र। लेकिन कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी टीचर होते हैं, जैसे मिलिट्री स्कूल हो गया, सेंट्रल स्कूल हो गया, ये सब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें नियुक्ति कौन करता है? केंद्र। और सैलरी भी कौन देता है? केंद्र। देखिए जो स्टेट सरकार होती है, जो भी नौकरी राज्य सेवा में आती है, उसे राज्य का मुख्यमंत्री चाहे तो आपको हमेशा के लिए टर्मिनेट कर सकता है, हमेशा के लिए टर्मिनेट कर देगा। जैसे बीपीएससी किस में आता है? राज्य सरकार। यानी पीसीएस किस में आता है? राज्य सरकार में। किस में आता है? राज्य सरकार में आता है। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, पीसीएस किस में आएगा? राज्य सरकार में। अगर आप पीसीएस के थ्रू एसडीएम बने या फिर पीसीएस के थ्रू आप डीएसपी बन गए, बड़े पोस्ट पे बन गए, और सीएम से किसी मुद्दे पर पंगा ले लिए अच्छा से, तो सीएम आपको हमेशा के लिए टर्मिनेट करके आपके पोस्ट को खत्म कर देगा। जाइए, बर्खास्त करके क्या कर देगा? भेज देगा। हालांकि अमूमन सस्पेंड किया जाता है, बर्खास्त नहीं किया जाता है, लेकिन सरकार के पास क्या है? पावर है। नीतीश कुमार की सरकार ने लगभग 20 से 22 दरोगा लोगों को हमेशा के लिए बर्खास्त करके घर भेज दिया। शराब के मामले में वो पकड़े गए थे, संलिप्त पाए गए थे, उसमें हमेशा के लिए क्या कर दिया? भेज दिया। यहाँ पर एटलीस्ट पुलिस को तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इस मैटर पे। पकड़ो नहीं पकड़ो ये एक अलग मैटर है, खुदे मिल के बेचवाओगे तो ये तो गलत बात है ना यार। नहीं पकड़ रहे हो वो अलग बात है कि भाई पुलिस भी भगवान नहीं होती है। आम इंसान का एक मेंटेलिटी होता है कि 5 मिनट में पुलिस क्यों नहीं आई,
लेकिन आम इंसान को भी सोचना चाहिए, क्या आप अपने घर से 5 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंच सकते हैं? तो जितना देर में आपको पहुंचने लगेगा उतने देर में तो उसको भी आना है, और आपका पर्सनल काम है, उसका ड्यूटी है, बहुत सारा चीज, बहुत सारी समस्याएं हैं। दोनों ओर से अगर देखेंगे तब होगा। वहां पर उनको गाड़ी उड़ी में पेट्रोल वोट्रोल डलवाने का भी उतना पैसा नहीं मिलता है। वो अलग बात है कि बाहर से इंतजाम बाहर से तो बहुत इंतजाम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, समझा गया? राज्य सेवा, मुख्यमंत्री किसके नौकरी को खत्म कर सकता है? लेकिन क्या मुख्यमंत्री केंद्रीय सेवा वाले को खत्म कर सकते हैं? इसको कौन कर सकता है? गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, इनकी नौकरी के लिए अलग मंत्रालय होता है, बोलते हैं उसे कार्मिक मंत्रालय। केंद्र सरकार खत्म कर सकती है कि नहीं खत्म कर सकती? और केंद्रीय नौकरी वाले को राज्य सरकार से झगड़े नहीं होता है। रेलवे को क्या झगड़ा होगा मुख्यमंत्री से? अरे भाई आपका दूसरा डिपार्टमेंट है, उसका दूसरा डिपार्टमेंट। सेना वाले को कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होता है। दानापुर कैंट में सेना रहती है कि नहीं रहती है? वहां किसी को दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत होगा तो अपने निपटा देता है सब। जाइएगा वहां, कहिएगा हम पुलिस है, डीएम है, विधायक है, क्या है, कहा कि इधर आओ, इधर आओ, तुमको पता लाओ AK-47 यहाँ। वो सब कुछ नहीं सुनता है सब। तो केंद्रीय सेवा, दिक्कत जानते हैं राज्य सरकार को किससे होता है? इस सबसे। IAS की नियुक्ति कौन किया? केंद्र सरकार। अब भेज कहा दिया? अपने अपने राज्य में, मध्य प्रदेश, यूपी, कहीं भी भेज दिया। और वहां उसका पंगा हो गया किससे? सीएम से। तो सीएम उनको सस्पेंड कर सकते हैं, टर्मिनेट कभी नहीं कर पाएंगे। टर्मिनेट कभी नहीं कर पाएंगे, उसका इतना पावर होता है। IPS को वो सस्पेंड कर सकते हैं, टर्मिनेट कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टर्मिनेट कौन करेगा? केंद्र सरकार। टर्मिनेट कौन करेगा? खूब से खूब क्या करेंगे? उठा के भेज देगा पुलिस लाइन में, सेंटिंग में जाइए, ना तो उठा के भेज देगा ट्रेनिंग कॉलेज में, दाहिने मुड़, बाएं चल, तेज चल, 1-2 कदम ताल करते रहो जाके बैठ के। नहीं समझा गया? तो उठा कहाँ भेज देता है? ट्रेनिंग कॉलेज, या कहीं पे मुख्यालय में बुला देगा। फील्ड से क्या कर लेता है? उठा लेगा। फील्ड से उठने के बाद पैसा बंद। आपको क्या लगता है SP खुद पैसा मांगता है? थाना से बंधा रहता है हर थाना का कोटा है, तुमको कितना पहुंचा देना है, अलग अलग होता है ये सब चीज में। आप सब समझदार हैं? नहीं समझे? नहीं समझदार है जी? चलिए अब आगे देखते। IPS IFS इंडियन फॉरेन सर्विस अखिल भारतीय सेवा में आता है। समझ में आ गया कि नहीं? उन्हें राजदूत बना के अलग जगहों पे भेजा जाता है, या फिर उन्हें भारत में ही रखकर वित्त मंत्रालय में क्या किया जाता है, विदेश मंत्रालय में उन्हें नौकरी दिया जाता है। अखिल भारतीय सेवा को क्या मुख्यमंत्री सस्पेंड कर सकते हैं? हाँ, सस्पेंड तो करिए सकता है, टर्मिनेट कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकते। ज्यादा टेंट टाड़ कीजिएगा, निलंबित कर मतलब नॉर्मल दिक्कत करिएगा, उठा के सचिवालय में भेज देगा, जाइए फाइल पलटते रहिए, ऐसे मोटका मोटका फाइल। और दिक्कत करेंगे तो क्या कर देगा? सस्पेंड वगैरह कर देगा। अशोक खेमका एक IAS अधिकारी थे। अशोक खेमका 20 साल की नौकरी में 52 बार ट्रांसफर हुआ। मतलब हर साल उनका 2-3 जगह ट्रांसफर हो जाता है। मतलब 2 तो फिक्स है, हर साल उनका कितना ट्रांसफर? 2। मतलब 2 से 3 महीना से ज्यादा वो कहीं टिकते नहीं थे। अशोक खेमका नाम था, बहुत ही ज्यादा ईमानदार। वहां सोनिया गांधी के दामाद थे रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के हस्बैंड। जल्दी इतने बड़े लोगों पर कोई मतलब जांच वोच नहीं बैठाता। और आज का टाइम पे नहीं, 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस। और हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, और केंद्र में भी किसकी सरकार? कांग्रेस। उस समय उनको ऊपर जांच बैठा दिया, कह दिया गलत है, आप यहाँ पर आपके खिलाफ जांच बैठाते हैं। हरियाणा में ही, हरियाणा में आता है गुड़गांव में कंपनी था, उसमें कोई विवाद था वहां पर, उसमें जांच बैठा दिया इनको। बहुत मतलब खा गया। लेकिन कुछ कुछ होता है, ऐसा नहीं अधिकारी होता है ना, नहीं सुनता है। लेकिन सोचिए, मिसाल है एक अपने आप में, 20 साल की नौकरी में तो 52-54 बार ट्रांसफर करा दिया वहां, किसी का नहीं सुनते हो, किसी का नहीं। आगे बढ़ जाए तो ये बताइए, किस नौकरी कितने टाइप की हो गई? आपका सिलेक्शन अगर रेलवे में होता है तो किस में जाएंगे? दरोगा बन जाते हैं तो राज्य से, UPSC निकाल लेते हैं तो अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में एक और नौकरी आती है जिसका नाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसको मत समझ लीजिएगा कि इंडियन फॉरेन सर्विस राजदूत बना के भेजेगा, ऐसा नहीं है। वो आता है UPSC में। तो UPSC में तो कई सारे आते हैं सब,
तो ये भी एक अखिल भारतीय सेवा है, ये भी एक अखिल भारतीय सेवा है। ज्यादातर अखिल भारतीय सेवा किस में आते हैं? नया जोड़ा गया है कौन सा? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन्य सेवा। जंगल उंगल में देखते रहिए, हाथी घोड़ा इस सब के बारे में, गेंडा वगैरह मारा तो नहीं गया, सभी सब के बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं राज्य सेवा में जॉब करता हूं, करते रहो भाई, अच्छा है, आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत है? बताइए, अखिल भारतीय सेवा की चर्चा किस आर्टिकल में है? 312। अखिल भारतीय सेवा की चर्चा 312 में है। अखिल भारतीय सेवा वाले नौकरी किसी एक राज्य में करते हैं या पूरे भारत में कर सकते हैं? नौकरी का तीनों टाइप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 312 में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा की जानकारी दी गई है। साथ ये भी कहा गया है कि अगर सरकार को लगे कि एक और अखिल भारतीय सेवा की जरूरत है, किसकी जरूरत है? एक और अखिल भारतीय सेवा की जरूरत है, तो उसके लिए एक अन्य नौकरी को भी निकाला जा सकता है। तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो यह संशोधन करने का पहला अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है, राज्यसभा को दिया गया है। किसे दिया गया? राज्यसभा पारित करके किसे देगा? लोकसभा। और लोकसभा पारित करके किसे देगा? राष्ट्र। और तब जाकर एक नई अखिल भारतीय सेवा का क्या होगा? निर्माण होगा। याद कीजिए, जब हम आपको लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा रहे थे तो उसमें राज्यसभा की बहुत सारी कमजोरियों को बताए थे, उसमें हम राज्यसभा की कुछ शक्तियों को भी बताए थे। उसमें हम ये चीज पढ़ाए थे कि नई अखिल भारतीय सेवा का यदि निर्माण करना है तो वह पहले लोकसभा में स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। पहले स्टार्ट कहां से होगा? राज्य। और जब राज्यसभा में पास हो जाएगा तो वो फॉरवर्ड होगा कहां पर? लोकसभा। तो बताइए, नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण अर्थात सृजन कौन कर सकता है? लोकसभा कर सकती है कि नहीं? स्टार्टिंग कौन करेगा? राज्यसभा। लेकिन पारित तो मिलकर दोनों करेंगे। स्टार्ट कौन करेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अखिल भारतीय सेवा समझ में आ गया? क्या होता है अखिल भारतीय सेवा? नियुक्ति कौन करता है? हाँ, सैलरी स्टेट गवर्नमेंट उन्हें सस्पेंड कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, प्रमोशन दे सकते, टर्मिनेट कौन करेगा? केंद्र सरकार। मोदी जी की जब सरकार आई तो लगभग 30 से 40 यूपीएससी के अधिकारियों को हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया गया कि भाई आप किसी काम के नहीं हैं, आपकी नौकरी, आपका सिलेक्शन गलती से हो गया है, आप इस लायक नहीं है। तो राज्य सरकार को अधीन है, पावर है कि वो अपने अधीन काम कर रहे किसी का भी क्या कर सकता है? नौकरी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और केंद्र सरकार को अपना पावर है यहाँ पर। तो ये किसकी चर्चा है इसमें? 312। किसकी चर्चा है इसमें? अखिल भारतीय सेवा। क्या यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा है? तो यूपीएससी की चर्चा 315 में है। यूपीएससी की चर्चा 315। 312 315 एक जैसा नहीं लग रहा है। देखिए, 312 ने जन्म दिया है किसको? 315 को, क्योंकि 312 में ही लिखा गया है कि आप अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकते हैं। और उसी अखिल भारतीय सेवा के तहत क्या आया है? यूपीएससी। तो बाप हो गया कौन? 312। अब बेटा कौन हो गया? क्योंकि ये तो अकेले है, 315 क्या है? अकेले है यूपीएससी। अगर एक और अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना है तो क्या 315 से हो जाएगा? फिर किसको लाना पड़ेगा? बाबूजी को। 312 को। तो बड़ा कौन सा है? 312 बस निर्माण करने की पावर दे देता है किसे? राज्यसभा। और वो आगे फॉरवर्ड करती है लोकसभा। यूपीएससी की चर्चा किसमें? अब यूपीएससी की नियुक्ति कैसे होती है, कौन इसके चेयरमैन होते हैं, किस तरह से ये नियुक्ति करती है। अगर यूपीएससी ही धांधली करने लगे, यही पेपर लीक करने लगे तो बहुत भीषण बवाल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यूपीएससी का कभी सुने पेपर ऊपर लीक हो जाता है? यूपीएससी में बस एक ही कमी है, वो सीबीएसई वालों को ज्यादा वैल्यू देती है, और कोई खास उसमें दिक्कत नहीं है। रीजन भी है कि उसमें पहले से कौन घुस गया है, सब सीबीएसई वाला। और उस सब में एक चीज होता है, वो हिंदी मीडियम वालों को अजीब देखता है। ओ माय गॉड, इसको हटा दो यहाँ से, किससे? कार्ड डेटा से हटा के ऑर्थोपोडा में भेज दो। तो वहां वर्चस्व अंग्रेजी वालों का ज्यादा है, जो किसी खास काम का वर्चस्व नहीं है। अब एक डीएम पटना में या फिर बिहार में आता है, इंग्लिश जानता भी है या नहीं भी जानता है, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर केवल भाषा से मतलब था
तो उठा लाइए आप यूनिवर्सिटी से किसी अंग्रेजी के प्रोफेसर को, काय को ओकरा से यूपीएससी लिखवाते हैं। अगर भाषा मायने रखती है तो एक ट्रांसलेटर दे दीजिए। एसएससी के थ्रू आता है ना ट्रांसलेटर का पोस्ट, तो उसमें एक ट्रांसलेटर दे दीजिए। भाषा कुछ भी रह सकता है। आखिर हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं रूस तो क्या रशियन भाषा जानते हैं क्या? बोलते तो हिंदी में ही है। वहां रूस का एक आदमी बैठा रहता है ट्रांसलेटर, वो रशियन भी जानता है और क्या जानता है, हिंदी भी जानता है। तो मोदी जी हिंदी बोलते हैं, सुनता है। ओ मित्रों, रसिया और भारत एक घनिष्ठ मित्र हैं। फ्रेंड्स, रशिया एंड इंडिया आर ट्रू फ्रेंड्स। सुना देता है पुतिन को, फिर इन्हें मुड़ी देखेगा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, टुकुर टुकुर करते रहता है। आप देखिएगा कभी भी दो नेता अगर आपस में बैठे रहेगा सब ना, तो के पिछवा एगो डायरी में कलम लेके एगो दूसर बैठल रहता है हमेशा। देखिएगा अगर मोदी जी बैठल है, एगो कोनो चाइना वाला बैठल है, मतलब उठपटांग भाषा वाला रहेगा तो पक्का एगो बैठल रहेगा। अब वो चाऊ चुका बोल रहा है, मोदी जी को कौन सी समझ में आएगा? तो एगो वो अपन लेके आएगा, कौन? चाइना। ये हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से क्या करेगा चाइनीज? अब मोदी जी तो भारत में है, अपने सुनेंगे। एक बार हो गया दिक्कत मोदी जी के साथ, 2016 की बात है। यूएई के राजा थे, यूएई के राजा क्या नाम है उनका, शेख बिन राशिद अरसे करके हैं। वहां पे वो आए थे भारत में, और मोदी जी को क्या जरूरत था? ट्रांसलेटर की जरूरत था। तो बहुत सारी तैयारियां हो गई। अब शेख बिन राशिद, क्या नाम है उनका, नमो तो रखता है, सब 4 बीघा का। अब वो भाषण दे रहे थे और ट्रांसलेटर जो था वो दिल्ली में जाम में फंस गया। मोदी जी का ट्रांसलेटर वो कहां फंस गया? जाम में फंस गया। अब मोदी जी यहां बैठ गए, उधर प्रोग्राम फिक्स रहता है। अब कुछ बोल रहा था भाषण अरबी में, कुछ भी अरबी में भाषा दे रहा था। मोदी जी बहुत होशियार, संभाल लिए वहां जाके। ये एक्सप्रेशन देख रहे थे क्या बोल रहा है। जोर देके कोई बात बोल रहा था तो हंस रहे थे, हाँ हाँ झूठे ऐसा। समझ में थोड़े आ रहा। ये होता है लीडरशिप। समझ में आया कि नहीं आ गया? दूसरा कोनो नेता कंफ्यूज हो गया रहता है, मोदी जी को पता है तू क्या भाषण दे रहा, हमारा क्या मतलब है यहाँ में, बस हाँ हाँ हाँ। बाद में ओकरा तो क्लास अच्छा से लिए होंगे रे छोटा कहीं का, तोरा जाम में फंस गया तो आधा घंटा 2 घंटा पहले निकलना चाहिए ना रे। तो ये कभी कभी हो जाता है, ऐसे बहुत बार नहीं। बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ था, मोदी जी बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर लिए थे। और कोई मोदी जी को ये सब सिखाएगा? हाँ, तो पहले से सीख के बैठे हुए हैं। तो काफी जरूरत होती है। तो यूपीएससी में भी ना बहुत बड़ा रोल एक हिंदी मीडियम। शेख मजूम राशिद, रे तू कोना का राजा का नाम बता रहा है, गांव का आदमी का नाम बता रहा है। चलिए, यूपीएससी में अभी समझ में आ रहा है ना। बस एक ही दिक्कत है कि किसको प्रेफरेंस देता है, इंग्लिश वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। इसमें सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए कि क्या करें और क्या न करें, क्योंकि बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। ट्रांसलेटर जो लिखवाया जाता है, पैराग्राफ देता है कि इसको मतलब इंग्लिश वाला पैराग्राफ दे देता है, वो पैराग्राफ हिंदी भी दे सकता था। क्योंकि जो इंसान हिंदी से इंग्लिश कर सकता है, इंग्लिश से हिंदी भी कर सकता है, तो दोनों को दे दीजिए। हिंदी मीडियम वालों को दीजिए कि तुम हिंदी से क्या करके दिखाओ, इंग्लिश, और इंग्लिश वालों को थमा दीजिए कि तुम तो समझ ही रहे हो, तो क्या समझे हो तुम भी बताओ। तो वो भी होगा, लेकिन थोड़ा भेदभाव हो जाता है। कई सारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिसमें बहुत जरूरत है सुधार के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए। लेकिन हिंदी मीडियम वालों में कोई अपनी आवाज उतना अच्छा से नहीं उठा पाता है। कोई बात नहीं, उसका भी दिन आएगा। नहीं समझा गया? सबका दिन आएगा। चलिए अब आगे